तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑन सॉल्विंग डिटर्मिनेंट के बारे में जिक्र करेंगे। पिछला क्लास में मैंने बेसिक बता दिया था, पूरा पिछला वीडियो जो था बेसिक का पूरा डिटेल था। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑन सॉल्विंग डिटर्मिनेंट। तो पहले प्रॉपर्टी जानेंगे उसका क्या क्या है, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट को बनाएंगे, तब समझ में आएगा कि ये किस तरह यूजफुल है। और आप ये भी जान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसा ही बनेगा, क्वेश्चन आपका ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर प्रॉपर्टीज का जरूरत क्यों पड़ा। जब हम पिछले क्लास में बना ही रहे थे क्वेश्चन, तो प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों पड़ा। तो आप देखो कि एक जो एग्जांपल हम यहाँ पर लिखे हैं, एग्जांपल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 67, 19, 21, 39, 13, 14, 81, 24, 26। इसका डाटा को देखिए कितना बड़ा बड़ा डाटा है। आपको सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। हो तो जाएगा सॉल्व, नहीं होगा सो बात नहीं है, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम होगा, काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ देखिए 111 ABC BCCA AB। तो ये टर्म्स को देखिए, यहाँ पर नंबर अल्फ़ाबेट आ गया, कहीं कहीं सिर्फ अल्फ़ाबेट भी आ जाएगा। तो सॉल्व तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता सो बात नहीं है, बट सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा जो आप पढ़े अभी तक बेसिक उसमें से। इसीलिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है ताकि क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा किया जा सके, थोड़ा आसान किया जा सके। तो सीधा मतलब है कि भाई प्रॉपर्टी का मतलब है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को थोड़ा इजी मोड में ले आना। जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा इजी मोड में आएगा वो फिर आप बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का जरूरत क्यों पड़ा। क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हो या फिर वेरिएबल फॉर्म में हो उसको थोड़ा आसान कर देंगे ताकि फिर आगे आसानी से बनाया जा सकेगा। ठीक है, तो अब जानते हैं हम लोग प्रॉपर्टी क्या क्या है, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी जाने तक काम होगा नहीं। अब प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, यहाँ पर कुल 5-6 प्रॉपर्टी है, उसको ध्यान से देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये पहले ही बता देते हैं, बहुत यूजफुल नहीं है। ठीक है ना, जो जो बहुत यूजफुल नहीं होगा वो हम बताते जाएंगे। ठीक है, द वैल्यू डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब रो को कॉलम बना दिया जाए, कॉलम को रो बना दिया जाए, अगर मैट्रिक्स में आप पढ़िएगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, जिसको डैश से दिखाते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आता है। इसका मतलब ये है कि आप रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल सकते हैं। ठीक है, बट इसका यूज बहुत कम करते हैं, इसलिए हम बोले कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, रूल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 पे आइए। देखिए जहां जहां हम ऐसा रेड लिखेंगे ना, वो समझ लीजिएगा कि वो सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आप वो प्रॉपर्टी कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन इज चेंज्ड। बोलता है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो उसका वैल्यू में, इसको ध्यान दीजिएगा, देन द डिटर्मिनेंट, देखिए इंटरचेंज कीजिएगा किसको, 2 रो और कॉलम को, इसका डिटर्मिनेंट जो है रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब उसका आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बट इट्स साइन इज चेंज्ड, लेकिन उसका साइन बदल जाएगा। मतलब जैसे एग्जांपल लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि एक लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मान लेते हैं, देखिए ये हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, ये मत सोचिएगा क्या आंसर है, सही है गलत है, सुने। अगर हम मान लेते हैं इसका आंसर 10 आ रहा है, हम लोग क्या किए, R1, देखिए ये इंटरचेंजिंग का साइन होता है, याद रखिएगा, ये इंटरचेंजिंग का साइन होगा, ये दोनों साइड से ऐसे रो देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर R1 और R2 को इंटरचेंज कर दे तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया इंटरचेंजिंग करना। देखिए R2 4 5 6 था, वो R1 की जगह ले लिया, R1 1 2 3 था, वो R2 की जगह हम ले लिया। तो इसका वैल्यू में कोई आंसर नहीं आएगा, चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन क्या बोला, साइन इज चेंज्ड, 10 ही रहेगा, लेकिन आंसर -10 आएगा। ठीक है, तो आप मैथमेटिकली तो ये रॉन्ग हो गया, इसीलिए बाहर हम लोग माइनस साइन पुट कर देते हैं ताकि इसका आंसर वापस 10 आ जाए। तो वही हम रेड में लिखे हैं। ऐसा रेड में जब भी हम लिखेंगे समझ जाइएगा कि भाई वो उसका तरीका है। इफ वी इंटरचेंज 2 रो और कॉलम, अगर हम 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, वी पुट माइनस साइन बिफोर इट। मतलब आप जरूरत पड़ने पर रो या कॉलम के 2 पार्ट को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन बाहर में माइनस साइन लगाना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम एग्जांपल लिखे हैं। यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 बन गया, यहाँ पर कॉलम 2 जो था कॉलम 1 बन गया, लेकिन बाहर माइनस साइन लगाना पड़ गया। ठीक है, तो ये सब पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुआ कि अगर आप 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, अब बात आता है क्यों करेंगे। तो भाई अगर आपको लगे कि इंटरचेंज करने से फायदा हो रहा है तो आप कीजिएगा।
आप कैलकुलेशन करते हैं जब भी हम लोग, तो हम लोग यही ढूंढते हैं कहाँ से छोटा हो जाए, आसान हो जाए। तो अगर आपको लगे कि उससे फायदा हो रहा है तो आप इंटरचेंज कर दीजिए, बस बाहर में एक माइनस साइन दे दीजिएगा, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं अभी। चलिए, दो प्रॉपर्टी आप देख चुके थे, तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। देखिए क्या बोलता है, कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, देन इट्स वैल्यू इज जीरो। तो ये बहुत आसान प्रॉपर्टी है कि अगर आपको दिखता है कि कोई भी दो रो और दो कॉलम सेम सेम है पूरा पूरी, तो उसका सीधा आंसर जीरो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 है, तो यहाँ देखोगे तो R1 और R3 का वैल्यू एकदम सेम है, R1 और R3 का वैल्यू एकदम सेम है। तो R1 और R3 जैसे ही आइडेंटिकल हुआ तो कुछ नहीं करना, सीधा आंसर जीरो आ जाएगा। तो बड़ा आसान है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या बोलता है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल समझते हो, एक ही रेशियो में जो चीजें होती है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, देन इट्स वैल्यू इज जीरो। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बोलता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 3 6 9 यहाँ पर लिखे। अब ध्यान से देखोगे तो ये R1 और R3 में ये 1 3 है, तो 3 टाइम्स है इसका। ये 2 6 है तो ये भी 3 टाइम्स है। 3 9 है, ये भी 3 टाइम्स है। मतलब अगर सिंपली अगर देखा जाए तो इसका रेशियो 1/3, 2/6, 3/9। ये हो गया R1, ये हो गया R3। प्रोपोर्शनल है, रेशियो 1/3 1/3 1/3। तो प्रोफेशनल जब हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं करना। तो ये दो प्रॉपर्टी बड़ा आसान प्रॉपर्टी है कि अगर आइडेंटिकल हो जाए तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। ये देखिए, ये हम लोग बहुत जगह इसका काम करेंगे, इसका बहुत जगह इसका काम होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट। बोलता है कोई भी डिटरमिनेंट का अगर रो या कॉलम किसी में भी बार बार रिपीट हो रहा है, रो या कॉलम हो सकता है हम एग्जांपल रो का दे रहे हो, कहीं कॉलम का भी दे रहे हो, लेकिन दोनों में वो रूल लागू होगा, ठीक है ना। रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, अगर उसको कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया जाए, देन इट्स वैल्यू इज के टाइम्स द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। इसका मतलब है जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि भाई ये आपका है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अचानक आपको मन कर गया कि ये 1 शायद 3 हो जाता है, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा आसान पड़ता है। तो आप क्या कीजिएगा, उसको कि 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये रूल है आपको। R1 goes to, so goes to पढ़ते हैं, R1 goes to 3 into R1, 3 into R1। तो ऐसा कर सकते हैं, 3 की जगह यहाँ 7, अगर आप 7 चाहते हैं तो 7 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 5 चाहते हैं तो 5 से जो भी चाहते हैं आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसका आंसर 10 आ रहा है, मान लीजिए इसका आंसर 10 आ रहा है, इसका आंसर कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, 30 आ जाएगा। देखिए यही चीज यहाँ लिखा गया है, देन इट्स वैल्यू इज के टाइम्स द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। ओरिजिनल वाले का जो वैल्यू है उसका जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना टाइम्स हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये रॉन्ग हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। इसलिए देखिए फिर से हम बोले ना, रेड लाइन इंपॉर्टेंट होगा। इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाय कांस्टेंट के, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं देन वी डिवाइड डिटरमिनेंट बाय के, तब हम लोग उसको डिवाइड भी कर देते हैं, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन आसान होगा, हम जरूर करेंगे, लेकिन उसको डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर कोई रो या कॉलम को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल कहानी ये है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए उसी नंबर से डिवाइड कीजिए, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब क्या, आप जब इस डिटरमिनेंट को बनाइएगा तो आपके पास मालूम होना चाहिए कि भाई बनाने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास, कौन कौन सा। मान लीजिए हम लड़ाई लड़ने गए तो भाई हमको मालूम होना चाहिए ना मेरे पास कौन कौन सा हथियार है। जब तक वो हथियार ही नहीं रहेगा मेरे पास तो फिर हम लड़ाई कैसे करेंगे। जहाँ पर हमको छोटा हथियार यूज करना है, बड़ा हथियार यूज करना, वही हो गया ये प्रॉपर्टीज। ये आपको डिटरमिनेंट को बनाने में एक हथियार के तरह काम आएगा। एक आध दो प्रॉपर्टी और बताते हैं, ठीक है। देखिए ये अगला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है, और समझ लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। ऐसे सब प्रॉपर्टी का अपना मतलब है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। सबसे ज्यादा यूज हम लोग इसी का करने वाले हैं। बाकी प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे, नहीं करेंगे सो बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसी का करने वाले हैं। क्या बोलता है, इफ टू एनी रो और कॉलम, कोई भी रो और कॉलम में ऑफ डिटरमिनेंट
मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड, द वैल्यू डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम। देखिए समझिएगा, टू एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम में मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम, दूसरे रो का मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कोई चीज इंटू कर दिया आप उसको मल्टीपल बोलते हैं, इज एडेड, उसको ऐड कर दिया जाए। एडेड का मतलब सब्ट्रैक्टेड भी होगा, माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देन द डिटरमिनेंट रिटेन्स सेम, वैल्यू जो होगा वो चेंज नहीं करेगा। मतलब इसमें आपको जैसे वहां पर माइनस साइन पुट किए थे या फिर सेम नंबर्स डिवाइड किए थे, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या बोल रहे हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हमको जरूरत पड़ गया कि ये 4 जो है अगर हम इसको जीरो कर दे तो बड़ा अच्छा होगा मेरे लिए, ठीक है ना। जीरो हमेशा, इसको तो ध्यान दे दीजिएगा कि जीरो हमेशा करने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्यों कि जब एक्सपैंड करते हैं तो जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद डाटा खत्म हो जाता है, तो डाटा जब खत्म हो जाता है तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है, इसलिए हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए या फिर कोई टर्म जीरो आ जाए तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब सोचेंगे हम लोग कि 4 को जीरो करना है तो कैसे किया जाए, तो दिमाग लगाइएगा। तो आपका दिमाग बोलेगा भाई कि ये 1 है, अगर 1 को 4 से इंटू कर दिया जाए तो कितना होगा 4। अब उस 4 को अगर इसमें माइनस कर दिया जाए तो कितना होगा 0 है। तो वही जो ऊपर बोला गया, देखिए क्या बोला, इट टू एनी रो और कॉलम, कोई भी रो या कॉलम में, मतलब ये 4 में मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम, मल्टीपल मतलब इसको 4 से इंटू किए इसको, ठीक है ना, इज एडेड, यहाँ माइनस कर रहे हैं चूंकि ऐड और माइनस एक ही चीज होता है, इसे कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, मतलब आप कर सकते हैं। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, इस रो को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस रो को मल्टीप्लाई करके इसमें भी कर सकते हैं। जैसे 7 है, अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये 7 आ जाएगा, फिर माइनस करोगे तो 7 और 7 जीरो हो जाएगा। आप इधर से भी कर सकते हो, 1 है ये 3 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दो तो ये जीरो हो जाएगा। तो आप कर सकते हो, इसे लिखा जाता है भाई कि रो और कॉलम, मतलब रो या कॉलम किसी में भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग जो सोचे वो करते हैं, R2 गोज टू, मतलब R2 चेंज करेगा, बदलेगा, कैसे बदलेगा, R2 में माइनस कर देंगे किसको, इसको 4 से इंटू करके माइनस कर देंगे हम लोग, 4 से इंटू करेंगे R1 को, फिर माइनस कर देंगे। चलिए इसका मतलब सिर्फ R2 बदलेगा, ठीक है ना, और ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा तो वो बदलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिर्फ R2 बदलेगा। तो R1 और R3 को हम लोग एज यूजल उतार दिए, एज यूजल उतार दिए। R2 बदलेगा तो R2 खाली बदलेगा। आप देखिए R2 फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, बदलाव का किस तरह से बदलाव, R2 ध्यान से देखो, R2 कितना है 4 माइनस 4 इंटू R1, तो इसके लिए R1 कौन होगा 1, आप देखोगे जीरो आया, ठीक है, तो जीरो लिख दिए। अगला R2 में मेंबर कौन है 5 माइनस 4 इंटू R1, 4 इंटू इसके लिए कौन वैल्यू है 2, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, माइनस 3 आएगा तो माइनस 3 लिख दिए, दिख रहा है ना। यहां पर देखिए 6, अगला एलिमेंट 6 है, माइनस 4 इंटू इसका R1 कौन है 3, कितना आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा, ये लिख दिए, ये हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा भाई, बढ़िया से इसको देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये आपका डिटर्मिनेंट का सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी है, क्या कि हम लोग अक्सर जीरो का कोशिश करेंगे। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि डिटर्मिनेंट जो हम लोग बना रहे हैं उसका मेन काम क्या होगा। तो जब आपको पहले ही बता चुके हैं, जब क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टीज पे मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर वेरिएबल पे हो तो हम लोग उसको आसान करने के लिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन होगा ज्यादातर कोशिश करेंगे, इसमें अक्सर 90% प्रॉब्लम प्रूफ करने वाला आता है। तो प्रूफ करने वाला जो प्रॉब्लम आता है उसका सीधी सी बात है कि भाई LHS को बना के RHS लाना है, अभी हम दिखाएंगे बना के भी। तो पहला टारगेट होना चाहिए कि RHS का जो टर्म है वो आए, और दूसरा टारगेट होना चाहिए कि कोशिश करना चाहिए कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में जितना ज्यादा से ज्यादा आप जीरो ला पाए उतना अच्छी बात है, ठीक है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा जीरो ला पाए, दो ही चीज फोकस करना है, RHS में जो डाटा है वो लाने का कोशिश करना है, या फिर जितना ज्यादा से ज्यादा जीरो ला पाए। क्यों जीरो लाते हैं, आपको मालूम है, बेसिक रूल में सीखे है कि एक्सपैंड हम लोग कोई भी एक रो या कॉलम से करते हैं। अब सोचो कि एक रो, अगर मान लो इसी रो में 2 जीरो हो जाए तो कैलकुलेशन करना कितना आसान होगा, सिर्फ इसके लिए कैलकुलेशन करना होगा, इसके लिए नहीं करना होगा, क्योंकि वहां जीरो है, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे खत्म हो जाएगा वो। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर 2 जीरो आ गया तो आपको कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा,
इसीलिए हम लोग जीरो लाने पे फोकस करते हैं। जीरो कैसे आएगा, इसका और एक है, अगर कोई रो या कॉलम में 1 1 1 आ जाए तो बहुत आसान बात है, जब बनाएंगे क्लियर होगा। ठीक है, अभी जो भी हम बोल रहे हो सकता है वो आधा बात आपको समझ में आए आधा बात ना आए, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम बनाएंगे तो वो क्लियर होगा। ठीक है, तो फिर से एक छोटे शब्दों में हम बताते हैं आपको कि जब प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग दो चीजों पर ध्यान देते हैं कि जो प्रूफ करने वाले प्रॉब्लम में आरएचएस में डाटा क्या है उसको लाने की कोशिश करेंगे, या फिर हम कोशिश करते हैं कि कोई भी एक रो या कॉलम में जितना ज्यादा जीरो लगा पाए उतना अच्छी बात है। 2 जीरो आ जाए बहुत अच्छी बात है, कम से कम 1 जीरो तो आना ही चाहिए, इस पे फोकस करते हैं हम लोग। देखिए ठीक है, अब बात आती है प्रॉपर्टी की। तो मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी बता दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 ही प्रॉपर्टी है, और भी 1 2 प्रॉपर्टी है, बट उसका यूज हम लोग कम करते हैं। तो जहां स्पेशली 1 2 क्वेश्चन में यूज करेंगे वहां हम लोग बता देंगे उसको। ठीक है, ये स्पेशली आपके लिए। इसमें भी कुछ खास प्रॉपर्टी है, देखिए एक बार रिकॉल करते हैं हम प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी नंबर 2 याद होगा आपको। प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है कि आप 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन बाहर में माइनस साइन लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है कि अगर 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल है, वैल्यू 0। प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलता है अगर कोई भी 2 रो और कॉलम आपका प्रोपोर्शनल है, वैल्यू 0। प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, अगर आप कोई रो या कॉलम को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी कांस्टेंट से उसको डिवाइड भी कर देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल, अभी हम बताएं इसको हम लोग, कि कोई भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में माइनस या प्लस कर सकते हैं। सेम काम कॉलम में भी, कि कोई भी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का चार्ट हो गया। एक दो और है जैसा कि हम बताएं, लेकिन उसको हम लोग अभी जिक्र नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर इवेलुएट, यहाँ पर लिखा गया है इवेलुएट, मतलब इसको फाइंड करना है आपको। 3 बाय 3 के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा 2 7 65 3 8 75 5 9 86। तो हम लोग डेल्टा मान लिए, जब कुछ दिया हो ना डेल्टा मान सकते हैं, या फिर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू जो क्वेश्चन था उसको बता दिए। देखिए अभी क्वेश्चन को देख के आपको ख्याल आएगा सर इसको बना तो सकते हैं हम लोग, इस टाइप का क्वेश्चन तो बनाए थे, हाँ बना सकते हैं। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी पढ़ लिए तो अब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम देख रहे हैं कि 65 है, यहाँ 7 है। अगर 7 को 9 से इंटू कर दे तो 9 7 जा 63, माइनस कर देंगे 2 बचेगा। अगर अब 9 से चूंकि इसको इंटू किया तो इसको भी 9 से ही करना पड़ेगा, तो 9 8 जा 72 है, माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। आप देख सकते हैं 75 में 72 को माइनस करेंगे 3 बचेगा। तो आप देखो कि इसके जैसा सेम आने लगा है, तो आपको अपने आप एक दिमाग बोलेगा कि हाँ ये काम कर सकते हैं। तो रूल यहाँ लिखेंगे हम लोग अपने, ये देखिए रूल लिख रहे हैं, जो भी रूल वहां पर होगा अप्लाइंग कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 जो है वो बदलेगा कॉलम 3 माइनस 9 कॉलम 2। कॉलम 2 को 9 से इंटू करके माइनस कर देंगे कॉलम 3 में। तो देखिए आप कॉलम 1 कॉलम 2 उतार दिए, इसको 9 से इंटू किए, इसको माइनस किए, 2 बचेगा। आप देख सकते हैं करके, देखिए 65 माइनस 9 इंटू 7, देखिए कॉलम 3 में 65 है, 9 से इसको इंटू करेंगे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा भाई 2। आप खुद ब खुद भी देख सकते हैं कि 65 में जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अगला देखिए 75 है, माइनस करेंगे 9 इंटू, इसके लिए कॉलम कौन होगा ये 8, तो इसमें 3 आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा वहां पर। फिर नीचे वाला में 86 है, माइनस करेंगे 9 इंटू, इसके लिए कौन है 9, वहां पर दिख रहा है आपको इसके लिए, तो माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो अब जैसे ही इसको कीजिएगा आप देखिएगा ये देखिए सेम हो गया। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। आप पढ़े हो जब कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो, आंसर क्या होगा 0, आंसर इज 0। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपके लिए, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उस पर वेरिएबल लेते हैं। ये कांस्टेंट नंबर का कुछ चीज हो गया, अब वेरिएबल लेते हैं। आप देखो इसको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और। अब अल्फाबेट का क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। प्रूव डैट, डेल्टा दिखाते हैं डिटर्मिनेंट को, ये आपका डाटा 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी। इसको क्या प्रूव करना है, ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए। इसको ये प्रूव करना है। मैंने बोला था डिटर्मिनेंट में ज़्यादातर क्वेश्चन प्रूफ का होता है, इसी तरह से ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एलएचएस ले लिया। एलएचएस में जो डाटा है आप जानते हैं कि इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है। एलएचएस को लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये ला के दिखाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग एलएचएस ले लिए। डेल्टा इज इक्वल टू जो था 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी, सेम उतार दिया। आप देखोगे कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर सेम उतर गया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आता है प्रॉपर्टी का खेल।
तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि जब क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग तो दो चीज़ों पर स्पेशली ध्यान देंगे। पहला, आरएचएस में क्या डाटा है ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। और दूसरा क्या बताए थे, सॉल्व करने के लिए कोई भी एक रो या एक कॉलम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाए, जो कि आप देखोगे यहाँ पर 2 जगह जीरो आ गया, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए मेरे दोनों फॉर्मूलों के साथ। पहला फॉर्मूला आरएचएस का टर्म ध्यान देना, दूसरा एक रो या एक कॉलम में जीरो कितना ज्यादा आप ला पाते हैं वो लाना, ठीक है, उसको ध्यान देते हुए देखना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ दो चीज आपको समझ में आएगा। 1 1 1 है तो आपको समझ में आएगा कि भाई सीधे माइनस करेंगे तो जीरो तो आ ही जाएगा, एक चीज समझ में आ रहा है। दूसरा ए माइनस बी, आप देखो यहाँ पर ए है यहाँ बी है, अगर इसमें इसको माइनस कर दिया जाए तो ए माइनस बी आएगा। बी माइनस सी, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो बी माइनस सी आएगा आएगा। सी माइनस ए भी इसमें इसको करके आ सकता है, लेकिन एक साथ 3 काम हम लोग नहीं करते, 2 काम कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या तरीका मिल गया भाई कि 1 1 1 है, जीरो तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आगे जाएगा जो हम अगला क्लास में डालेंगे सिर्फ क्वेश्चंस का, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि इसमें इसको माइनस करेंगे तो ए माइनस बी भी आएगा और जीरो भी हो जाएगा, यहाँ पर भी बी माइनस सी आएगा, जीरो भी। तो हम लोग वही रूल अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस करेंगे एंड कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, कॉलम 1 पे पहले जिक्र करते हैं हम लोग, ये 1 है, कॉलम 2 क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 0, आसानी से दिखेगा आपको। यहाँ ए है यहाँ बी है तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कुछ नहीं होगा तो वही लिखा जाएगा। यहाँ बी सी सी ए है तो बी सी में अगर आप सी ए माइनस करोगे तो सी दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो सी दोनों में जैसे ही कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, बी माइनस ए। तो वही चीज यहाँ लिखा गया, सी कॉमन निकाले तो क्या बचा, बी माइनस ए। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, बी माइनस ए, बी माइनस ए, इट्स माई मिस्टेक, ये मेरा गलती है, सॉरी, ठीक है, बी माइनस ए बच गया, ठीक है। अब इसका दूसरा जो है उसको भी देखिए, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 बदलेगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक है ना। तो कॉलम 2 में क्या है देखिए यहाँ पर ध्यान से 1, फिर यहाँ 1, कॉलम 3 में 0 आ गया, आएगा आपको समझ में। अब यहाँ बी और सी है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा। अब यहाँ सी ए बी है तो उसको यहाँ बना देते हैं सी ए माइनस ए बी, अगर हम कर देते हैं, ये रफ कर रहे हैं हम, तो यहाँ से ए कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ सी बचेगा यहाँ बी बचेगा। तो देखिए वही चीज़ आ गया, यहाँ पर ए कॉमन निकाल के सी माइनस बी, और कॉलम 3 में चूंकि कोई बदलाव नहीं करना था सेम उतार दिए, ठीक है। अगला स्टेप चलते, देखिए 0 आ चुका है, थोड़ा ध्यान देगा, यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ पर बी माइनस ए है, वही चीज़ लेकिन उल्टा, यहाँ बी माइनस सी है, यहाँ सी माइनस बी, वही चीज़ लेकिन उल्टा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे ही अगर बी माइनस ए है और आपको ए माइनस बी चाहिए तो बस माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, वो बदल जाता है। ऐसा आप सीखे हैं, जानते हैं आप लोग कि माइनस साइन कॉमन लेने से वो अंदर का चीज उल्टा हो जाता है। तो उसी का यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग, 0 है इसको सेम उतार दिए, इसको सेम उतार दिए, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो ये उलट के हो गया ए माइनस बी, यहाँ भी दोनों को सेम उतार दिए, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया बी माइनस सी, और इसको तो सेम उतार दिए, ठीक है। अब इतना होने के बाद आपको दिमाग में आया कि अरे यहाँ 0 है तो 0 से तो किसी को कोई दिक्कत होता नहीं है, यहाँ ए माइनस बी यहाँ बी माइनस बी कॉमन आ गया, यहाँ 0 है यहाँ बी माइनस सी कॉमन आ गया। तो टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन, कॉमन निकालेंगे फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 से ए माइनस बी, कॉलम 1 मतलब इससे ए माइनस बी, कॉलम 2 मतलब इससे बी माइनस सी, ठीक है। तो इससे ए माइनस बी कॉमन निकाले, बाहर आ गया, बी माइनस सी भी बाहर आ गया। अब देखो क्या हुआ, 0 से कुछ तो होगा नहीं, 0 है यहाँ पर तो 0 से कुछ तो होगा नहीं, 0 ही रहेगा। ये ए माइनस बी है, बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, पूरा बाहर निकल गया। इसमें से इसको बाहर निकाल दिया, माइनस सी बचेगा। इसमें से 0 से निकालेंगे तो वही रहेगा, बी माइनस सी निकालेंगे तो 1 बचेगा, कि और यहाँ कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। आप यहाँ देख रहे हैं कुछ और है नहीं, तो यहाँ से बी माइनस सी निकालेंगे तो माइनस ए बच जाएगा, तीसरा कॉलम को उतार दिए। तो अब देखिए क्वेश्चन को, अब देखिए शुरुआत का क्वेश्चन देखिए, और अब जो क्वेश्चन आया उसको देखिए। फायदा, 2 टर्म आ गया जो हमको प्रूफ करने में लाना है, ए माइनस बी बी माइनस सी आ गया, तो जो प्रूफ करना है वो भी आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा आसान हो गया, 2 0 आ गया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा।
तो यही क्वेश्चन का डिमांड होता है भाई कि आप कैसे उसको कोरिलेट करते हैं। देखिए अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं R1 से। R1 में ही 2 जीरो आपको बताया था, जिसमें रहेगा उसी से एक्सपैंड करेंगे, तो इससे एक्सपैंड करते हैं। तो देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी बाहर निकला हुआ है। एक्सपेंडिंग आपको याद होगा, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस जीरो। इसका रो और कॉलम को छिपाएंगे जैसा कि आप सीख चुके हैं, जो बचा उसको यहाँ लिख दिए। दूसरा माइनस जीरो है, इसको इसका रो कॉलम को छिपाइए, जो बचेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको छिपाइए, इसका जो चारों बचा उसको यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसको अगला स्टेप में ये सेम उतर गया, जीरो से मल्टीप्लाइड होने के कारण खत्म हो गया, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई होने के कारण खत्म हो गया। इसमें करेंगे तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 1 इंटू माइनस है माइनस ये होगा, फिर एक फॉर्मूला का माइनस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी आएगा, तो दोनों मिला क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, ये वन बच गया, तो वन दिक्कत नहीं करता है। माइनस ए प्लस सी को हम लोग सी माइनस ए लिख दिया, और यही आपको लाना था RHS में, तो RHS हो गया और यही प्रूव्ड हो गया। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था जो आपको समझाने के लिए थे प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। एक वीडियो और बना देंगे जिसपे सिर्फ प्रॉब्लम्स होगा, और बाकी जो क्लास वगैरह है उसमें तो है ही सब चीज़, ठीक है। तो इसी तरह से बढ़ाते जाइए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाकी क्लास में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हम हो सकेगा बता देंगे, ठीक है।